तो ये कशकोल वाली आर्मी भारत के साथ लड़ना चाहती है। तो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को एक बड़ा क्लियर पैगाम दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम है। वो पैगाम क्या है कि फ्रांस ये कहता है कि हमें यूरोप और एशिया को अपना अलायंस बनाना चाहिए। हम सुपर पावर्स जो हैं उनकी कोलैटरल डैमेज या कोलैटरल विक्टिम नहीं बन सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और वो कहते हैं कि ये अब पाकिस्तान के जो दोस्त देश हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। वो अब एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम कशकोल लेके जाएं। वो बैगिंग वॉल कह रहे हैं, खुद अपनी जुबान नहीं। उस तजिए के मुताबिक लग ये रहा है कि पाक भारत राउंड 2 जंग का शुरू हो चुका है और इस दफ़ा ये कोवर्ट वॉर जिसे कहते हैं खुफिया जंग, वो हम उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वजूहत हैं बहुत सारी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वहाँ के डिफेंस के जो चीफ हैं वो भी ये बात कर चुके हैं कि इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें अभी पॉज आया है, वो ख़त्म नहीं हुआ। अब ये क्यों हो रहा है बाद में बात करेंगे, लवीना जी साथ में हैं। दूसरा, ये 13th अर्थक्वेक है एक महीने में, और दूसरा अर्थक्वेक आ गया इस्लामाबाद के अंदर, जहां पर नूर खान एयरबेस के अंदर अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया है इनके न्यूक्लियर एसेट्स को। यानी कि जो ये न्यूक्लियर बम हमारे पास पाव पाव के हैं, जो हमें धमकियां देते थे, आज यूएसए ने कंट्रोल कर लिया उस स्ट्रेटेजिक एयरबेसिस को भी और न्यूक्लियर वेपन्स को भी। और ये जारी है, और इस जारी होने का तरीकाकार क्या है वो हमें ज़रा देखना। मैं आपको कुछ हकायक से आगाह करना चाहता हूँ। आप ज़रा उसकी टाइमलाइन देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा ये जो कोवर्ट वॉर का मैं ख़तरे का इजहार कर रहा हूँ वो शुरू हो चुकी है। राउंड 2 शुरू हो भी चुका है और ये कहाँ तक जाती है, क्योंकि बाज़ एनालिस्ट के नज़दीक ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है और जिसके बारे में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कल कहा है कि वो थ्रेशोल्ड कम हो गया। मतलब अब अगर जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगी तो रवायती जंग तो जाहिर है होगी, लेकिन न्यूक्लियर हथियार किस वक्त इस्तेमाल करने हैं उसमें वक्फा पहले से कम हो गया है। लेकिन इंडिया दूसरी तरफ से ये कह रहा है कि हम कन्वेंशनल वॉर ही लड़ना चाहते हैं और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम नहीं हुआ, वो अभी वही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है और हम देख रहे हैं कि इसमें अब बात ये भी आ रही है कि इसराइल मुसलसल इंडिया की बड़ी तेज़ी से मदद कर रहा है इस बात के लिए कि अगर जो दूसरा राउंड जो इस वक्त जारी है खुफिया जंग का वो हॉट वॉर में तब्दील होता है तो उसमें इंडिया को जो पिछली दफ़ा शिकस्त हुई है उसका दावा कैसे किया जाना है। और हम तो यहाँ तक सुन रहे हैं कि शायद कुछ इसराइल के पायलट भी आएंगे और वो इंडिया की तरफ से इस जंग में हिस्सा लेंगे, ना सिर्फ इसराइल के तैयारे बल्कि उनके पायलट भी। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचेगी, लेकिन जो मैं कोवर्ट वॉर की बात कर रहा हूँ जो राउंड 2 खुफिया तरीके से शुरू हो चुका है उस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ और उसमें मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या ऑप्शंस हैं और इंडिया चाहता क्या है कि पाकिस्तान को वो किस तरफ लेके जाना चाहता है और क्यों लेके जाना चाहता है। इस पर बात करते हैं। आज ही कोयटा में एक बम धमाका हुआ है और जो आपको याद है कि ये बलूचिस्तान में बहुत अरसे से एक मुहिम जारी है दहशतगर्दों की जो मुख्तलिफ इलाकों पे हमले करते हैं। और 2 दिन पहले सोराब खुजदार में वहाँ पे हमला किया गया, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया गया, उसको आग लगाई गई, वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी उनको आग लगाई गई और वहाँ पे जो पुलिस का असलहा था वो सारा उठा के ले लिया गया। फिर एक बैंक पर हमला किया, उस बैंक को लूटा गया, उसके सामान को लूटा गया। फिर एक दूसरे बैंक पर हमला किया गया, उसके सामान को भी लूटा गया। और एक सोराब जो शहर है 40,000 जिसकी आबादी है, आप कस्बा कह लें या शहर कह लें, वहाँ एक तासुर ये दिया गया कि इस वक्त पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। और जैसा कि नॉर्मली होता है फॉरेन इंडियन सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गया कि वहाँ पे बलोच दहशत गर्दों ने कब्जा कर लिया सोराब पे। और लेकिन उसमें एक अफसोसनाक खबर ये आई कि वहाँ जो हिदायतुल्लाह बुलीदी हैं, वहाँ के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं रेवेन्यू के, उनके घर पे भी हमला किया और बहुत सारे घर थे वहाँ सरकारी अफसरों के, उन सब के घरों पे हमला किया
और ये बलोच रिवायत के खिलाफ है कि बलोच जो हैं वो लोगों के घरों पे, औरतों, बच्चों पे हमले नहीं करते, लेकिन हम देख रहे हैं मुसलसल कि ये हमले हो रहे हैं। मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा इस कोवर्ट वॉर की, और जब आप टाइमलाइन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं कितनी खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही कर रहा हूँ, और इसका तोड़ क्या है उस पर भी हम बात करते हैं। तो ये उन्होंने जो हमला किया उनके घर पे हिदायतुल्लाह बुलेदी साहब के, तो वहाँ उनके बीवी बच्चे भी मौजूद थे, लम्स के ग्रेजुएट थे वो और सीएसएस ऑफिसर थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने उनके घर को आग लगाने की कोशिश की तो उन्होंने मुज़ाहमत की, जिसपे उन्हें गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। सेल और यूएसए ने ऑफर कर दिया है पाकिस्तान को बाई करने के लिए। ये क्यों बोल रहा हूं वो आज जाकर वीडियो देख लीजिए मैंने क्यों बोला था। अब 2-3 न्यूज और पाकिस्तान से आ गई हैं और सारी की सारी स्टार्टलिंग न्यूज हैं। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज है, एक इस्लामाबाद से और दूसरी कराची से। युद्ध को रुके अभी 25 दिन से ज्यादा हो गया है, अभी भी कराची में आज एक दिन में 3 छोटे छोटे झटके यानी कि अर्थक्वेक्स आए हैं। मैं नहीं कह रहा कशकोल, वो सिर्फ उसका ट्रांसलेशन है। वो कहते हैं कोई भी हमारा फ्रेंडली देश नहीं चाहता कि हम बैगिंग बॉल लेके उनके पास जाएं। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कारोबार करें। अब नया एंगल क्या है, वो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स को, क्योंकि इसमें कोई और लिसनर नहीं है, मेरा ख्याल कैबिनेट भी नहीं है, सब आर्मी के जर्नैल, कर्नैल और ब्रिगेडियर टाइप लोग हैं, वो उनको सुना रहे हैं कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे। और वो कहते हैं कि सिर्फ मैं हूँ या फिर जनरल आसिम मुनीर है जो अब इस काम को रोक सकते हैं, ये बैगिंग बॉल लेके जाने वाला। तो वो जनरल आसिम मुनीर को भी कह रहे हैं कि भाई ये जो तुमने इतनी हाथी वाली फौज पाली हुई है, मैं इंडिया से जीतने के जश्न तो मनाता रहता हूँ, तुम्हें फील्ड मार्शल भी बना देता हूँ, लेकिन ये जो इतनी हाथी वाली फौज पाली हुई है इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। वो जनता को ये एड्रेस नहीं कर रहे, वो इन आर्मी ऑफिसर्स को बता रहे हैं कि भाई पैसा मैं और जो पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे इन्हीं देशों से लाते थे और तुम्हें खिलाते थे, आर्मी के हाथी को खिलाते थे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कारोबार करो हमारे साथ। और वो कह रहे हैं कि बस आप सुन लो, सारे आर्मी के लोगों आप सुन लो कि बस ये पैसा जल्दी आना और तुमको मिलना बहुत कम होगा और मैं बेबस हूँ, और अगर बहुत कम होगा तो फिर आसिम मुनीर ही है मेरे साथ, इसीलिए मैंने उसको फील्ड मार्शल बनाया है। 7 मई और 10 मई के दौरान भारत और पाकिस्तान की सॉर्ट ऑफ लिमिटेड, सॉर्ट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर हुई, और उस वॉर के दौरान भी और अब उस वॉर के हो जाने के बाद भी सोशल मीडिया पे यूँ गिनती चल रही है कि जैसे ये वॉर नहीं थी बल्कि क्रिकेट का मैच था। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं, उन्होंने इस तरह का तासर देने की कोशिश की कि जैसे वो ये वॉर गेम जीत गए थे नंबरों की बुनियाद पर, कि जी भारत के इतने तैयारे हमने गिराए और ये किया वो किया। सो मच सो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया कि हमने 1971 की वॉर का बदला ले लिया है। यानी ये जंग नहीं थी जैसे, बल्कि कोई मजाक था। और अब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हमने इसको वाकई मजाक समझा हुआ था, हमने भारत को मजाक में ही डील किया है और भारत ने इनकी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। ये मैं कोई फ्रेज नहीं बरत रहा, ये रियलिटी बयान कर रहा हूँ। जिस तरह भारत के मिसाइलों ने प्रिसाइजली पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 मई को हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो कुछ अनऑफिशियली किया फिर ऑफिशियली रिटेलिएट किया और भारत के किसी भी एयर बेस को या फौजी बेस को वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। उनके अक्सर मिसाइल जो थे या ड्रोन जो उन्होंने फेंके वो भारत ने नकारा कर दिए। फिर भारत ने 10 मई को
जो खौफनाक अटैक पाकिस्तान की एयर बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे किया, उससे बहुत सारी एयर बेसिस पार्शली नकारा हो गई। और इस बात का एविडेंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भी दिया। लेकिन अभी भी इस जंग को गुजरे 20 दिन हो गए हैं, अभी भी पाकिस्तान की तरफ से गिनती का खेल चल रहा है कि जैसे वो गिनती में जीत गए। अगर पाकिस्तान अपने आप को सेल्फ डिसीव करना चाहता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के नए नए फील्ड मार्शल और सारे लोग अपने आप को धोखे में रखना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें करते रहें। लीला डायलॉग जो सिंगापुर में हो रहा है वहां पे वो बोले हैं। ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो कैसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है? वो कह रहे हैं कि यूरोप और एशिया को अपना नया अलायंस बनाना चाहिए और अमेरिका को बीच में से साइड पे करना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ट्रंप अमेरिका के अंदर आ गए हैं और वो अपनी मर्जी करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमें चाइना रशिया की जो डिजायर है टू क्रिएट स्फीयर्स ऑफ कोर्जन, चाइना एंड रशिया, वो कह रहे हैं चाइना और रशिया को हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्रांस इंडिया को ये कह रहा है कि आओ यूरोप और एशिया को इकट्ठा करें? इंडिया का यूरोप के अंदर कितना को इन्फ्लुएंस है? इंडिया का इस खित्ते के अंदर, इंडिया अपने आप को जो ग्लोबल साउथ का प्लेट समझता है, आप वो कहता है कि हम ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया की अपने खित्ते के अंदर जो ताल्लुकात बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं वो अगर साइड पे कर दें तो क्या इंडिया जो है वो बाकी ममालिक के साथ अपने आप को एक इस तरह पिच कर रहा है कि हम वाकई इस खित्ते को लेके आगे चल सकते हैं? मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है वो क्या डिफेंस एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं? फ्रांस के ऑलरेडी राफेल इंडिया के पास मौजूद है और फ्रांस ये कह रहा है कि चाइना रशिया स्फीयर्स ऑफ कोर्जन क्रिएट कर रहे हैं, मेजर पावर्स हैं ये। लेकिन असल में शायद वो पैगाम अमेरिका को भी सटली दे रहे हैं। एक तरफ वो ट्रंप को साइडलाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो रशिया को इग्नोर कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो चाइना को भी हिट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अमेरिका कहेगा ये जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो यूरोप एशिया अलायंस है, ये बेसिकली ये यूरोप और एशिया अलायंस जो है ये बेसिकली इट्स गुड बिकॉज अमेरिका के दोनों ओपोनेंट हिट होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अमेरिकन ये भी समझेंगे कि हमने इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन लेके आए, फ्रांस को उसमें से निकाला, तो फ्रांस ने अपनी बायलैटरल इंडो पैसिफिक ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, लेकिन वो समझते हैं कि दिस इज येट टू बी मटीरियलाइज्ड इन फुल स्ट्रेंथ। वो क्यों? कि जब तक पूरे का पूरा यूरोप सामने नहीं आएगा, जो कि फ्रांस समझता है कि हमें यूरोप को एशिया के साथ मिलाना चाहिए, यूरोप को एशिया के साथ मिलाना चाहिए, तो वहां पे आके वो समझते हैं कि हम यूरोप और एशिया मिलके चाइना का मुकाबला करेंगे। दिस इज गुड फॉर द अमेरिकन्स, गुड फॉर द इंडियंस। लेकिन अमेरिका को इसमें बुरा भी लगेगा कि एनी ब्लॉक ग्लोबली डेवलप्ड विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स, दे विल नेवर लाइक इट। अब वो रशिया उनका अपना प्रॉब्लम है यूक्रेन में इन्वेजन की, चाइना जो है वो ताइवान की बात करता है, साउथ चाइना सी में अपने आप को असर्ट करता है, और वो कहता है कि ये जो रिविजनिस्ट कंट्रीज हैं रशिया एंड चाइना, ये वो समझता है कि ये बेसिकली दे आर नॉट द समवन जो हमारे लिए ठीक है। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ रिविजनिस्ट पावर्स के मुकाबले में पूरे के पूरे एशिया को सामना आना चाहिए, पूरे के पूरे यूरोप को आना चाहिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा बिकॉज जो चाइना ऑफर करता है, क्या वो यूरोप ऑफर करता है? यूरोप का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कोई यूरोप में घुसे ना। आजकल यूरोप ने बहुत सारे लोगों को अपने अंदर अकोमोडेट भी किया हुआ है, और यूरोप का ये भी तो मसला है ना कि यूरोप ये समझता है कि यार अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो क्या उस पैमाने पे, जिस पैमाने पे चाइना की दुनिया के साथ कारोबार है, क्या अमेरिका, क्या यूरोप उस पैमाने पे सामने आ सकता है?
दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो परमाणु बम हैं पाव वाले, उन पर अमेरिका ने अपना कंट्रोल कर लिया है। वहीं भारत और पाक के बीच हुए सीज फायर को 1 महीना होने को है, लेकिन इस्लामाबाद में रह रहे कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा दिन नहीं बीता जिस दिन भूकंप के झटके महसूस न किए गए हों। खबर तो ऐसी है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों में रुक रुक कर विस्फोट हो रहे हैं और उस पर अमेरिका का बमों को अपने कब्जे में ले लेना कुछ तो बड़ा हुआ है। वहीं दोस्तों, फ्रांस एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है। उन्होंने सिंगापुर सांग्रीला डायलॉग में कहा कि एशिया और यूरोप को नया अलायंस बनाना चाहिए जिसमें अमेरिका को शामिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका को निकाल कर साइड कर दिया जाएगा और साथ ही उनका कहना था कि रसिया और चाइना को रोकने के लिए ये अलायंस जरूरी है। उनका ऐसा इशारा इंडिया की तरफ था कि इंडिया और फ्रांस को मिलकर ये अलायंस बनाना चाहिए जिसमें यूरोप और एशिया के कुछ देशों को अलायंस में शामिल करना होगा। जो एशिया और यूरोप के देशों का अलायंस होगा, दोस्तों, मैक्रोन रसिया चाइना के साथ साथ अमेरिका को भी हेट और इग्नोर कर रहे हैं। मैक्रोन का कहना था कि हम अमेरिका के कोलेक्टरल विक्टिम को नहीं सहन कर सकते। अब ये अलायंस बनता है या नहीं बनता, लेकिन इस खबर से भारत के दुश्मनों की नींद दूर उड़ गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।